नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे जानलेवा प्रदूषण की। इसके साथ ही प्रदूषण को लेकर राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारी को लेकर खींचतान पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर कल सुनवाई होनी है। इसके लिए राज्य सरकारें कितना तैयार है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होनी है, जिसको लेकर राज्य सरकारें लगातार बैठक कर प्रदूषण से निपटने का रास्ता खोजने में लगी हैं। वहीं फटकार के बाद प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों ने कुछ कदम उठाए भी हैं, लेकिन ये कदम प्रदूषण पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए समझे सारी स्थिति है क्या, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी को मानना चाहिए। हम तो कर रहे हैं कार्रवाई, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश होगा उसको मानना सबका धर्म भी है, कर्म भी है, उसको सारे मानेंगे। तो वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा, केजरीवाल को अपनी कमियों को दूसरों पर डालने की आदत है। दिल्ली के 90% प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल जी की तो अपनी कमियों को दूसरों की कमियों पर डालने की आदत है। और जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें प्रणाली का योगदान तो कोई 4% बताता है, कोई 10% बताता है। अगर 10% भी मान लो तो बाकी 90% के लिए तो केजरीवाल जी जिम्मेवार है ना। तो 90% को कम करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या क्या कदम उठाए वो बताएं। कल फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई होनी है, जिसमें राज्यों की सरकारें कोर्ट को बताएंगी कि प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम अब तक उठाए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकारों ने स्कूल बंद करने और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर एक्शन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज एक बार फिर से हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा करना ये समय की मांग है, जरूरत है। और इस जरूरत के आधार पर सवाल यहां पर यह है कि हम कितना काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफा सवाल पूछा है, और सवाल पूछते हुए सरकारों की गंभीरता को देखा कि सरकारें इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर कितना गंभीर है। हम भी इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कितना काम हो रहा है और यह काम इस परिस्थिति से निपटने के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है। सबसे पहले आपसे मेहमानों का तारुफ करा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यावरणविद प्रोफेसर सुभाष सप्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भारत भूषण जोयाल जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इनेलो के प्रवक्ता सुखवंत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत भूषण जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। भाई, ब्लेम गेम चलेगा तो ऐसे काम थोड़ा चलेगा, ऐसे प्रदेश की स्थिति में बेहतरी थोड़ा देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अनिल विज तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है हरियाणा जिम्मेदार है। ब्लेम गेम चलता रहेगा तो समाधान तो निकलने वाला नहीं है। कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है। एक दिन में या एक साल में या पिछले 5 साल में ये प्रदूषण का स्तर ऐसा बढ़ा हो, ये एक लंबे समय से प्रक्रिया चली जा रही है, जिसको हम अपनी तरफ से हम इग्नोर करते रहे। आम जन भी जो सरकारें कदम उठाती रही, उसमें इग्नोरेंस की ज्यादा मैं रोल मानता हूँ। और एक दिन का काम नहीं है, और ना ये एक दिन में या एक साल में इसको वापस सही लेवल तक लाया जा सकता है। इसमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, किसी भी प्रकार के नियम बनाए और उनको कड़ाई से लागू करने का काम करे, तो उसमें जो सहयोग होता है वो जन सहयोग अति आवश्यक है। चाहे वो हम दिल्ली की बात कर लें, चाहे हरियाणा प्रदेश या पंजाब के आसपास के चारों 5 राज्यों की भी बात कर लें, तो कोई भी सरकार रही हो या कोई भी सरकार है या कोई भी रहे, अगर वो कितने भी कड़े कदम उठा ले जी, उसको अल्टीमेटली जो क्रियान्वित करना है, एग्जीक्यूशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर पब्लिक के कॉपरेशन से ही होगा। ये कॉपरेशन का ही मामला है। ये जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि ईडी आया और ईडी ने कोई टैक्स चोरी पकड़ी और उसको जेल में डाल दिया या कड़ा एक्शन ले लिया। इसमें तो आम जन की भागीदारी बहुत जरूरी है। जैसे चाहे उदाहरण ले लें, गलियों में भी कूड़े का ढेर इकट्ठा हुआ और हमने उससे आग लगा दी, मेरे अपने घर से आगे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में 4 मेंबर और मैंने 4 गाड़ियां रखी हुई हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि मैं 4 गाड़ियां ही रखूं, लेकिन मैंने किसी भी स्टेटस के कारण किसी भी कारण से 4 रखी और चारों को एक ही समय पर चलाया जा रहा है और एक आदमी चला रहा है, वो भी पॉल्यूशन का कारण है। चाहे जल प्रदूषण हो या किसी प्रकार का, उदाहरण देना चाहूंगा, हरित क्रांति देश की जरूरत बनी। देश में राशन नहीं था, देश में अनाज नहीं था, हरित क्रांति में। लेकिन हरित क्रांति को लाते लाते हम कहाँ पहुंचे कि एक तो हम पेस्टिसाइड का इतना इस्तेमाल करने लगे कि हमारी जमीन की उर्वरकता कम हो गई और उसके साथ साथ हमारे शरीर में नहीं। भारत भूषण जी, अनिल विज जी कहते हैं जो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है, जिसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, कल एक बार फिर से सुनवाई होनी है। अनिल विज तो सीधे कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं 10% पराली से है, हरियाणा से है, ठीक है मान लिया, लेकिन 90% के लिए तो केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है और प्रदेश की स्थिति है तो उसके लिए क्या जनता जिम्मेदार है? यहाँ पर वही बात आई तो यहाँ पर सब कुछ पलट गया। ये कहाँ तक संभव हुआ भाई? सुनिए, अगर विज साहब ने ये कहा है, मैंने भी सुना है, विज साहब ने तब कहा है जब केजरीवाल जी सारा का सारा तीसरा प्रदूषण का हरियाणा और पंजाब पर और राजस्थान पर फोड़ना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश आसपास के ये 4 राज्य है। अगर इन भारत भूषण जी, ये हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है ये हमें पता है। उन्होंने कहा है कि अगर लॉकडाउन लग भी जाए तो फिर ये बेअसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आसपास के पड़ोसी राज्यों में लॉकडाउन नहीं लगा तो फिर लॉकडाउन लगाने का फायदा ही क्या है। ये बात दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। तो जाहिर सी बात है ना, क्या इसमें तर्क नहीं है कोई? क्या ये जो प्रदूषण है कोई सीमा देखता है? ऐसी सुनिए, सारी की सारी क्रियाकलापों को स्टैंड स्टिल नहीं किया जा सकता। हम ये कहें कि एनसीआर के लोग दिल्ली में जाना बंद कर दें और व्यापारी न जाए, कर्मचारी न जाए, उद्योग में शामिल लोग न जाए, मजदूर न जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन जो नियम बनाएंगे, क्या उसकी पालना में आम जन की सहभागिता कितनी है? अगर केजरीवाल जी आसपास के राज्यों के ऊपर दोषारोपण ना करके ये देखें कि उनके अपने प्रदेश में कितने व्हीकल्स हैं, कितना फ्यूल का एमिशन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, कितना वातावरण में जा रहा है, उसके ऊपर कोई कदम उठाए तो तब तो बात बनती है कि हमने इतने कदम उठाए। हरियाणा पंजाब को ले लें, हम हरियाणा की बात करें तो हमने जितने कदम उठाए, चाहे पराली को जलाने को रोकने के लिए कदम उठाए, चाहे पराली को गड्ढे बांधने के लिए उसमें कोई प्रति एकड़ देने का काम किया हो कि चलो आपको मदद के तौर पर देते, चाहे पर्यावरण को सफल बनाने के लिए कि वो शुद्धता उसमें बनी रहे, करोड़ों पेड़ लगाने का काम किया। इस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन अकेला पड़ोस के राज्य में ठीकरा फोड़ना, हरियाणा का ठीकरा हम दिल्ली के नाम नहीं फोड़ सकते। हमें मानना पड़ेगा कि हम जितना कर्मठता से काम करते हैं उतना जन सहभागिता अगर इसमें जुड़ जाए,
उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि 10 साल से अधिक जो डीजल का व्हीकल है उसको चलाना बैन करें, 15 साल से अधिक आयु वाले व्हीकल जो पेट्रोल के हैं बंद करें। लेकिन जन आंदोलन पर ऐसा इस तरीके से लोग खड़ा कर देते हैं। अगर वो आम आदमी इस बात को समझ ले कि सरकार तो हमारे इस बात को ही ध्यान में रख के कर रही है और हम अपनी सहभागिता उसमें निभाना शुरू करें तो निश्चित रूप से इसको स्वीकार्यता मिलेगी। और जहां जहां ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है बजरंग दास जी, भारत भूषण तो कह रहे हैं भैया सरकार तो कर रही है लेकिन जनता की जो सहभागिता है, जो जनता की भागीदारी है, उससे हमें सहयोग नहीं मिलता, जनता को भी समझना पड़ेगा। आप सरकार के प्रयासों से कितना सहमत है कि सरकार ने ऐसे कदम उठाए हो कि प्रदेश में बेहतरी देखने को मिली हो, लेकिन ये जो राजनीति का जो खेल चल रहा है, आपको लग रहा है क्या इससे समाधान निकल जाएगा? उन्होंने जी, जनता तो हमेशा ही सरकार की हां में हां मिलाई है और सरकार का पूरा सहयोग किया है, चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। ये नहीं कह सकते कि जनता सहयोग नहीं करती, मगर प्रदूषण पूरे देश के अंदर, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, पूरे देश के अंदर प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार को अपनी जुम्मेवारी समझनी चाहिए, सरकार अपना ठिकरा किसी और पे ना फोड़े। जिस प्रकार जैसे आपने देखा, आपके चैनल में भी दिखाया, एक दूसरे राज्यों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सरकार एक दूसरे राज्यों से तालमेल करना चाहिए आरोप लगाने के बजाय, और मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं प्रदूषण कैसे हो रहा है, इससे निपटने के लिए हमने क्या कारगर कदम उठाने हैं, जब तक आपसी तालमेल नहीं करेंगे इस समस्या का समाधान नहीं होना। प्रदूषण होता कैसे है? एक मेरे साथी ने बीजेपी के ने कहा भी घर के आगे कूड़ा पड़ा है, किसी ने कूड़े के आग लगा दी, उसकी जुम्मेवारी बनती है, प्रदूषण फैल गया, वो अपनी जुम्मेवारी से भाग रहे हैं। वो कूड़ा पड़ा है, अगर कूड़ा नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले नहीं उठाएंगे तो मजबूरी के अंदर ही वो मकान के आगे कूड़ा पड़ा है, वो मजबूरी में आग लगाएगा। अगर समय के ऊपर जैसा सिस्टम बना हुआ है कि सवेरे पहले नगर निगम की गाड़ियां आएगी और सवेरे पहले कूड़ा उठा के ले जाएगी, जब कूड़ा उठा के गाड़ी ले जाएगी तो वो मकान मालिक अपने घर के आगे आग क्यों लगाएगा? सरकार अपनी जुम्मेवारी से ना भागे। आपने देखा जितने नगर निगम बने हुए हैं, नगर परिषद बने हुए हैं, जो नगर निगम की गाड़ियां आती है वो पैसे लेती है, मंथली चार्ज लेती है भी आपके घर के कूड़ा गाड़ी पैसे लेंगे, पर गज के हिसाब से उन्होंने पैसे नुक्त किए हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है प्रदूषण की? प्रदूषण आता कैसे है? प्रदूषण है जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण आता है, गाड़ियां जो है, ट्रक चलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग है, वहां से आता है। जैसे ये क्रेशर है, भट्टे हैं, पहाड़ है, इनसे ज्यादा प्रदूषण आता है। ये भी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक फैसला भी लिया है, भट्टों पर, क्रेशर पर 1 महीने के लिए रोक लगाई है। कुछ जो एनसीआर एरिया है वहां स्कूलों को बैन किया है। मैं पूछता हूं, स्कूलों को बैन करने से ये प्रदूषण कम हो जाएगा क्या? सबसे पहले जैसे किसान की बात आती है, बार बार ये बात आती है, प्रणाली जलाने से प्रदूषण होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल आपके सामने स्पष्ट आदेश किए हैं, प्रणाली जलाने से सिर्फ देश के अंदर 10% प्रदूषण फैलता है और 90% प्रदूषण कहाँ है? ट्रांसपोर्टिंग से, गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, ये जो अपना कूड़ा करकट होता है, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा जनता पर फोड़ रही है। ठीक है, सुखवंत जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश सरकार के प्रयासों को? 7 साल हो गए, आपको लग रहा है जो 7 साल पहले प्रदूषण को लेकर स्थिति थी, आज की स्थिति में कोई अंतर देख पा रहे हैं? केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है उसके प्रयासों से कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? यस भाई, नमस्कार सब साथियों को, नमस्कार और धन्यवाद जी। नमस्कार। देखो, अगर इस प्रकार से केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के किसी प्रयास से कुछ होता तो आज हम ये डिबेट ना कर रहे होते, क्योंकि आज स्थिति पर्यावरण की, प्रदूषण की उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि जो एक भयानक स्थिति है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बार बार डे टू डे उसकी प्रोसीडिंग चलानी पड़ रही है और एक बहुत भयावह स्थिति सामने आ खड़ी हुई है, और विशेषकर दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज की। अभी मैं सम्मानित प्रवक्ता साथी बीजेपी को सुन रहा था
उन्होंने सिर्फ एक बात कहने के अतिरिक्त कि इसमें जन भागीदारी की आवश्यकता है। अब सरकार एक मैनेजर का काम करती है, वो ये बताएं। अब इसके ऊपर मैं कॉन्ट्राडिक्ट तो तब करूं यस भाई जब उन्होंने कुछ बताया हो और सरकार ने कुछ किया हो। देखो बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं वो सिर्फ या तो उस बात का ठीकरा फोड़ देती हैं कि जी नेहरू नहीं करने देता या जन भागीदारी नहीं है। अब इनके क्या प्रयास हैं सिर्फ इस बात के अतिरिक्त कि केजरीवाल साहब भी और बीजेपी की सारी सरकारें भी पराली के लिए किसान को जिम्मेदार ठहरा देती, जबकि साफ है 10% से भी मैं सहमत नहीं हूं। वो चाहे अनिल विज जी कहते हो चाहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कहते हो, 10% तक भी किसान की पराली से नहीं जाता है वो चीज। बाकी जो दूसरी चीजें हैं उसको लोअर डाउन करने के लिए केजरीवाल जी ने या बीजेपी की सरकार ने क्या मेजरमेंट और क्या कदम उठाए? यस भाई एक भी कदम नहीं उठाया है। यहां पे सिर्फ डिबेट करते हैं, इधर उधर की बातें फेंकते हैं और कुछ। देखो बहुत गंभीर विषय है क्योंकि इस सांस के ऊपर यह है, जब ब्रीदिंग ठीक होगी तो व्यक्ति हेल्थ होगा। सारी चीजें इस बात से जुड़ी हुई हैं, जीवन के साथ इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। दूसरी चीजें बाद की हैं, पहले सांस लेना जरूरी है। आपकी जब हवा प्रदूषित हो चुकी, वो जहरीली हो चुकी, तो उस देश में दूसरे किस विकास की आप बात करेंगे? अभी एक साथी ने कहा कि वो खनन से भी है, खनन भी एक बड़ा विषय है, सड़कों पे व्हीकल्स का भी बड़ा प्रदूषण है, दूसरी बहुत प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कारण तो बहुत सारे हैं, कारण तो बहुत सारे हैं, किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है। लेकिन उन कारणों से निपटने के लिए हम नवंबर दिसंबर के महीने में ही क्यों सोचते हैं? सबसे बड़ी बात यह, अगर लंबे समय से प्रयास कर रहे होते, ग्राउंड लेवल पर वो चीजें दिख रही होती तो आज ये स्थिति न होती। सबसे बड़ी बात तो यही है। और यहां पर हैरानी तो इस बात को लेकर होती है कि जब स्वच्छ हवा में सांस लेना लोगों का संवैधानिक अधिकार है, जो आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन जीने के अधिकार में सब अंतर्निहित है, तो हम इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है। जी भारत भूषण जी, स्वच्छ हवा में सांस लेना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। सरकार कहती है कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, लेकिन स्वच्छ हवा मुहैया करा पाना, सुनिश्चित करा पाना, ये सरकार कितना सुनिश्चित कर पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज प्रदेश का हाल ही देख लीजिए क्या हो रखा है। आप कोई से भी जिले का AQI उठा लीजिए। अंबाला की बात करें 240 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, खराब। बहादुरगढ़ की बात करें 373 है, बेहद खराब। बल्लभगढ़ की बात करें 359, बेहद खराब। भिवानी की बात करें 326, बेहद खराब। हिसार की बात करें 385, बेहद खराब। गुरुग्राम की बात करें 370, बेहद खराब। फतेहाबाद की बात करें 356, बेहद खराब। आप ऐसा कोई सा जिला तो बताइए जहां पर आपके प्रयासों का असर दिख रहा हो। आप कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं। ये ठीकरा फोड़ने का काम मैंने जनता पे किया। मैंने तो ये कहा था कि सहभागिता की बहुत बड़ी जरूरत नहीं, जनता सहभागिता निभा रही है। जब आप ये बात कह रहे हैं, भारत भूषण जी सुनिए तो सही, जब आप ये बात कह रहे हैं कि हम पराली जलाने के मामले पिछली बार की अपेक्षा लगातार हर साल कम हो रहे हैं, तो इस सहभागिता का नतीजा ही तो है। ये सहभागिता का नतीजा ही तो है। लेकिन आप कह रहे हैं प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, तो आप कोई से भी आप जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, 300 से ज्यादा, यानी कि बेहद खराब। प्रदेश सरकार निहायत संजीदगी के साथ प्रयास कर रही है, लेकिन जैसे मैं बजरंगदास गर्ग जी को सुन रहा था, वो ये ध्यान तक नहीं देते कि वो दूसरे के कपड़े नोचने के आते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं करते कि खुद महंगे हो जाएंगे। बजरंगदास जी से मैं ये पूछना चाहूंगा, पराली जलाना, अगर पराली से प्रदूषण हो रहा है तो क्या हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद पराली हुई है क्या? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रदूषण हो रहा है तो क्या बीजेपी के कारण खाली इंडस्ट्री हुई है, पहले इंडस्ट्री नहीं थी? भारत भूषण जी, मैंने पराली का नहीं कहा, मैंने कहा पराली से थोड़ा सा प्रदूषण है। मैंने ये कहा भारत भूषण जी आप समझो, आप सुनना नहीं चाहते या इसको मेरी बात को गोलमोल तरीके से रखना चाहते हो। मैंने भारत भूषण जी ये कहा सिर्फ पराली से प्रदूषण नहीं होता। सिर्फ प्रदूषण क्या हो रहा है मैंने ये बताया, प्रदूषण कैसे होता है। बजरंग जी बात को सुनिए। बजरंग जी आपने अपनी बात रखी, कोई बीच में नहीं बोला। बजरंग जी एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। बजरंग जी आप एक एक करके बात रखिए। मेरी बात को गलत तरीके से पुट ना करें, जो मैंने वर्डिंग है वो बोले। व्यक्ति
को जो मैंने कहा भाई एक एक करके बात रखे। रखिए, एक एक करके बात रखिए। लगातार इसी मुद्दे को लेकर मैं लगातार कहता रहा हूं कि गंभीर विषय है, दर्शक आपको सुनते हैं और दर्शक ये भी देखते हैं कि आप उनके इस संवैधानिक अधिकारों को लेकर कितना जिम्मेदार हैं, कितना गंभीर हैं, कितनी संजीदगी से काम कर रहे हैं। एक एक करके बात रखिए। भारत भूषण जी अपनी बात रखिए। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि बजरंग दास जी जैसे प्रवक्ताओं को चाहे मैं भी करूं, उनको सख्त हिदायत दीजिए। भारत भूषण जी मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं, सभी से आग्रह कर रहा हूं, अपनी बात रखिए हाँ, जल्दी से। इनसे आग्रह करिए, मुझे ना बोलिए क्योंकि मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं, सभी से, हाँ सभी से आग्रह। भारत भूषण जी अपनी बात रखिए। अकेला किसी पार्टी पे, मैंने शुरू में भी यही कहा, किसी एक राजनीतिक दल पे, किसी एक राज्य पे इसका ठिकाना नहीं फोड़ा जा सकता। प्रदूषण दर बदर दिन ब दिन बढ़ता गया है, लेकिन उसके प्रयास जो उतने हाई स्केल पर होने चाहिए थे, वो प्रयास सरकारों ने करने का प्रयास किया, नियम भी बढ़ाए, कड़ाई भी की, जुर्माने भी किए, चालान भी काटे, लेकिन उसके बावजूद जो आम जन में उसकी प्रतिभागिता करने का स्वभाव नहीं बना, नेचर नहीं बना, कल्चर नहीं बना पाए। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं ईंट के भट्टों का उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण। एक समय था ईंट के भट्टे, धुआं उगलते थे, चिमनियां नहीं थी, छोटी छोटी लोहे की चिमनियां होती थी, धुआं और पूरे शहर में फैलता था। उसके बाद क्या हुआ, एनजीटी ने संज्ञान लिया, 100 फुट से ऊपर चिमनी बनाना कंपल्सन किया, उसके बाद उसमें चैम्बर बनाने शुरू किए। तो ये एक लगातार प्रोसेस है जिसको आगे हर क्षेत्र में बढ़ाना पड़ेगा। हम खाली वायु प्रदूषण की बात करते हैं, जल प्रदूषण की बात की हो, भोजन में प्रदूषण आ रहा है उसकी भी बात हो, स्वास्थ्य तो हर एंगल से एक व्यक्ति का खराब हो रहा है, वो क्या जल प्रदूषण से हो रहा हो, ध्वनि प्रदूषण से हो रहा हो, वायु प्रदूषण से हो रहा हो, हर प्रकार से हो रहा है। मेरा कहने का यह कि जितने प्रयास हरियाणा सरकार ने किए, ये नहीं किया कि हमने किया और पहले की सरकार ने भी की, अपने समय के अनुसार उस सरकार ने भी की, लेकिन हमने क्योंकि क्रास पड़ रहा था और तेजी के साथ ठीक है भारत भूषण जी मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ पर्यावरणविद भी लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा हमें कंफ्यूज भी कर सकता है कि हम आगे क्या करें और क्या ना करें। तो आज जो परिस्थितियां हैं कि हम प्रकृति और विकास में संतुलन नहीं बना पा रहे, यह हकीकत है। एक सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका धन्यवाद देता हूं, उसने इंटरफियरेंस किया इस गंभीर मामले में जी। उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट है या जो दूसरे आसपास के जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो हरियाणा या पंजाब है, वो सभी अपना दायित्व तो नहीं निभा रहे और उन्होंने पूरी आपत्ति जाहिर की और कल उनको जवाब भी देना है। कल अब ये 2-3 दिन में ये पोल्यूशन इट्स ए प्रॉब्लम फॉर द होल ईयर, ऐसी बात नहीं है, पूरा साल चलता है, कभी कम कभी ज्यादा, बट गवर्नमेंट अपना दायित्व तो नहीं निभाती। अभी हमारे साथी बीजेपी के साथी, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जन भागीदारी नहीं है। जन भागीदारी को लेना होता है उसको जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है, गवर्नमेंट ने उससे काम लेना होता है। मोदी साहब ने जनता कर्फ्यू लगाया, पूरा इंडिया बंद था, जन भागीदारी थी। कोरोना से जो इनविजिबल इतनी बड़ा दुश्मन था हमारा, जिसने विनाश किया है, जन भागीदारी से हमने उस पर काबू पाया है। पोल्यूशन तो हमें पहले से नजर आता है, पोल्यूशन है, बट सिर्फ जन भागीदारी को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। अब ये एकदम आपने जल्दी कल संजीव कौशल जी ने भी मीटिंग बुलाई, क्योंकि आज उनको जवाब देना, आज मीटिंग थी सेंटर लेवल पे, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, वहां पे उनको जवाब देना था। कल उन्होंने 5 बजे मीटिंग बुलाई, चाहे वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे एफिडेविट लिए, क्योंकि हमें क्या करना है। आप पहले सिर्फ ये बताइए, आपने पहले कब इस तरह की मीटिंग बुलाई? गुड़गांव पहले ऐसा नहीं होता क्या? बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, कौन परवाह करता है? अब एकदम आपने स्कूल बंद कर दिए, कल का दिन और है, परसों खुल जाएंगे, व्हाट विल हैपन? सीबीएसई की परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट तो ऐसा ही है। वो केजरीवाल तो आई फील सॉरी, वो किस तरह से 70 में से 67 या कितनी सीटें जीत जाता है और सारा प्रचार करता है, पैसा सारा इधर उधर आरोप प्रत्यारोप लग के प्रचार में वो सफल हो जाता है। और सीएम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अच्छी तरह से लताड़ा है, भाई इस तरह से आप मत करो, डोंट एडवर्टाइज, एक दूसरे पे आरोप मत लगाओ और जमीनी मुझे आंसर दो। कल उनको जवाब देना है। अब उन्होंने भी स्कूल बंद कर दिए, सीबीएसई की परीक्षाएं हैं जी, और शुरू हो गई आज से। और अभी इस महीने के एंड में अब सबके प्री बोर्ड चल रहे थे, बच्चों पे इतना स्ट्रेस था, उससे क्या होने वाला है एकदम। अब कल मीटिंग आपने बुलाई और सभी से एफिडेविट ले लिए। पहले जमीनी लेवल पे काम कब किया है, मुझे तो ये नहीं पता। जन भागीदारी कैसे बनती है? आप स्कूलों में सेमिनार करवाओ, संगोष्ठी करवाओ, बच्चों को इन्वॉल्व करो। एक सिर्फ आपको लेटर डालना होता है,
सिर्फ लैडर, बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसान इन्वॉल्व होता है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सारे के सारे। तो इस तरह से जन आंदोलन बनता है, तभी हम इस पे काबू पा सकते हैं। तो ये जो जल्दी जल्दी फौरन जो है, अभी अभी आपने इंडस्ट्रीज बंद कर दी, कोई बात नहीं, अभी कल उन्होंने डिसीजन लिया, अब उसमें ये भी एफिडेविट दिया है भाई यहां पे ऑड इवन ट्रायल किया जाए कुछ दिन के लिए। जो संजीव कौशल जी ने मीटिंग बुलाई है उसमें 5-4 पॉइंट लिखे हैं उन्होंने। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट है, एनवायरमेंट है, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर है, सबको थोड़े थोड़े से निर्देश दिए और वो आज उनको वहां पे रखने थे और व्हाट विल हैपन, और वहां पे वो क्या जवाब देंगे उसके बाद पता चलेगा। पर जहां तक जन भागीदारी है वो सरकार को लेनी होती है, जन आंदोलन उसको बनाना होता है। अब हर जगह धूल होती है। अब दिवाली पे देख लिया, दिवाली पे हमें गाइडलाइन जारी करी, अब ये नहीं पता उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। रोड्स पर डस्ट पड़ी होती है, झाड़ू होता है, दोनों साइड डस्ट पड़ी होती है, कौन उठाएगा? वही तो उड़ती है वहां पे। गुड़गांव में यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम होना बहुत जरूरी है और यही स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा दिल्ली सरकार से ये पूछा था कि आपके पास रोड से धूल मिट्टी हटाने की कितनी मशीनें हैं, क्योंकि इसमें इसकी भी सबसे बड़ी भागीदारी है, इसका भी एक बड़ा परसेंटेज है जो प्रदूषण में एक बड़ा कारण बनता है। बजरंग दास जी, मैं आपके पास आता हूं, प्रोफेसर साहब पूरा समय दूंगा। बजरंग दास जी, निर्माण कार्य लगातार चले, सरकार के आदेशों की उल्लंघना हो तो हम मुकदमा दर्ज कर देते हैं, किसान पराली जलाए तो हम मुकदमा दर्ज कर देते हैं, स्कूल कोई अगर गैर कानूनी तरीके से खोले तो हम मुकदमा दर्ज कर देते हैं। लेकिन सरकार जब संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित न कर पाए तो सरकार पर कौन सा कानून लगाना चाहिए, कौन सा मुकदमा ठोकना चाहिए? देखो खुराना जी, सवाल तो आपका बड़ा उचित है, मगर ऐसा कानून भी बना नहीं कि सरकार गलती करे और सरकार के ऊपर दंडित लगे, कोई जुर्माना लगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ऐसा कानून तो बनना चाहिए, ये जरूरी भी है। मगर मेरे साथी जो ये भी आपके सामने बोल रहे थे, सुभाष सप्रा जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सफाई मशीन, ये हकीकत बात है। हरियाणा के अंदर मैं जो बताना चाहता हूं, जो रोड की सफाई करती है और रोड की जो साइडों में मट्टी उठाती है, हरियाणा के अंदर एक आधा जिला छोड़ दो, 20 जिलों के अंदर ये मशीन, अभी तक गाड़ियां जो है मशीनें नहीं है। कैसे सफाइयां होंगी? जहां झाड़ू सफाई करने की बात करते हैं आप, जो सीखी झाड़ू होती है, सड़कों पे सफाई करोगे वह धूल उठती है, उससे बैठती नहीं। जब तक गाड़ी की मशीन होती है वो उसको मट्टी को अपने ऊपर खींचकर उस गाड़ी के अंदर भर लेती है, वो मट्टियां जाके वो दूर जाके छोड़ देती है। कई ऐसी चीजें हैं, प्रणाली है। किसान को तो आप दोषी ठहरा रहे हो। सरकार ने घोषणा की हुई है, 5 साल हो गए, उसके उपकरण हम देंगे किसानों को। आज तक हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली के लिए उपकरण नहीं दिए। ये कहा था किसान की पराली खरीदेंगे, सरकार उसकी पराली जो होती है पर एकड़ के हिसाब से खरीदनी चाहिए, वो नहीं खरीद रहे। तो आप देखिए, जब तक सरकार उनको फैसिलिटी नहीं देगी, इनके उपकरण आते हैं, मशीन आती है पराली इकट्ठे करने के लिए, ये पराली इकट्ठी करके ये गौशाला के अंदर, गन्ना मिलों के अंदर और भट्ठों के अंदर चलती है ये पराली। तो सरकार की कोई जुम्मेवारी बनती है, सरकार अपनी जुम्मेवारी से ना भागे। सरकार ने जो घोषणा की है, पूछ लीजिए, मेरे साथी बैठे हैं, कितने किसानों को आपने उपकरण दिए, कितने किसानों की आपने पराली खरीदी? अगर पराली आप खरीद लेते या उनको उपकरण दे देते तो समझो 10% जो है वो प्रदूषण तो कम होता। आप आगे देखोगे। भारत भूषण जी से ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। भारत भूषण जी, कितने किसानों को आपने उपकरण मुहैया कराए हैं और प्रदेश सरकार के पास रोड से धूल मिट्टी हटाने के लिए कितनी मशीनें हैं? और इस स्थिति में दोबारा ये चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब किसान पराली जलाए तो आप मुकदमा ठोक दें, जब निर्माण कार्यों पर रोक लगे लेकिन निर्माण कार्य हो तो आप मुकदमा ठोक दें। लेकिन सरकार जब संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित न कर पाए, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है 2017 का, जो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि स्वच्छ हवा में सांस लेना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। वैसे संवैधानिक अधिकार की आप बात करें, अकेला सांस लेना ही संवैधानिक अधिकार नहीं, बहुत से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको भाई मिलाना कट कर अभी
पूरी तरह से उन मौलिक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा एक आम आदमी जन की हम नहीं कर पाए हैं, मैं स्वीकार करता हूं। वो आज की बात नहीं, वो पहले नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम एक जिसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हमारे पास समस्याओं का अंबार है। धीरे धीरे देश उससे बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे से राष्ट्र भी जागृत हो रहा है। मैं बजरंग जी की बात के ऊपर आऊंगा। अगर ये पराली प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो इस वर्ष में 216 करोड़ रुपए सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए सैंक्शन किए हैं, वो खर्च करने के लिए जा रही है। 50,000 से ज्यादा पराली प्रबंधन के इक्विपमेंट सरकार ने 50 से 80% की सब्सिडी से किसानों को मुहैया कराए। सरकार ने एक अभियान के भी जैसे बात कर रहे थे सफरा कि जन आंदोलन में विद्यार्थियों को लगभग 9 लाख वृक्षों का रोपण जो है स्कूली विद्यार्थियों ने किया। 1,26,00,000 वृक्षा का रोपण जो है सरकार ने मिलकर के किया। यमुनानगर से जिले में मैं कहूं कि 12 एकड़ में और 7 एकड़ में एक वनीकरण का काम किया। अन्य जिलों में भी प्रयास किया है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन उस लार्ज स्केल पर जिस स्केल पर प्रदूषण बढ़ रहा है उस स्केल पर अभी तक हम स्वीकार्यता के साथ इस काम को नहीं कर पाए। मेरी व्यक्तिगत अपनी जिम्मेवारी कहता हूँ, जहां पर मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है मैं कहीं ना कहीं उसमें इग्नोर कर जाता हूँ। चाहे मेरे मोटरसाइकिल का पॉल्यूशन ही हो, चाहे मेरे कार की अपनी पॉल्यूशन हो, कार का पॉल्यूशन, हाउ मच अवेयर आई एम ये मैं जानता हूँ। आप कितने अवेयर हैं, दूसरा कितना अवेयर है, भी जानते हैं। लेकिन जो बड़ी समस्या है उनका आम आदमी से लेना नहीं। जैसे इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री का अगर हमने पॉल्यूशन लेवल ठीक रखना है, उससे एमिशन ज्यादा ना हो, उसके लिए इंडस्ट्री इसमें जिम्मेदार है ना। अगर कोई सख्त कार्रवाई करते हैं तो बजरंग दास जैसे ही लोग, गर्ग साहब जैसे लोग जाके सड़कों पर उतरते हैं आकर के तंग किया जा रहा है उद्योगपति को। तो ये हम इन समस्याओं से बाहर निकल करके राजनीतिक विद्वेष को बाहर रख करके हम सबको ये मानना पड़ेगा कि इससे किसी न किसी को तो चोट पहुंचेगी। व्यापारी को चोट पहुंच सकती है कि उसकी इंडस्ट्री उद्योगपति को लगेगा। मैं एक व्हीकल चला रहा हूं, मुझे लगे। तो भारत भूषण जी, दिल्ली सरकार से कब बातचीत कर रहे हैं आप इस मसले पर? आमने सामने कब बैठेंगे टेबल पर? का तो देखिए रवैया आपने देख लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा दिल्ली सरकार को बताइए आप जितना पैसा प्रचार प्रसार में अपना सरकार का फूकते हैं उसके मुकाबले प्रदूषण पर कितना काम किया, ये तो देख रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार का किया हुआ काम तो आज भी दिखा रहे। बजरंग दास जी से पूछना चाहूंगा आपने नहीं भाई, ये जो विज्ञापन वाली बात है ये केवल दिल्ली सरकार तक सीमित नहीं है। भारत भूषण जी, ये जो आपने विज्ञापन वाली बात बोली है ये केवल दिल्ली सरकार तक सीमित नहीं है। मेरे पास भी डेटा है, मैं भी बता सकता हूँ। मेरी सरकार का काम तो सुनिए। 4 जिलों में फतेहाबाद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, जींद है। हमने जो है बायोमास से इसको पराली से बिजली बनाने के संयंत्रों को स्वीकृति दी। 2 जगह तो कुरुक्षेत्र और कैथल में तो ये शुरू हो रहा है, काम चल रहा है। ये धीरे धीरे चलेगा ना। इनके समय पे बताया इन्होंने पराली से गत्ता बनाने के काम भी पूरी तरह से नहीं कर पाए। आज हम उसे गत्ता फैक्ट्रियों में दे रहे हैं। हम उसको भाई भारत भूषण जी, आज जवाबदेही आपकी सरकार की है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं सवाल। तब उनकी थी जवाबदेही, उनसे सवाल पूछा जाता था। आज जवाबदेही आपकी है तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। और जब विज्ञापन वाली बात बोल रहे थे दिल्ली सरकार को लेकर, ठीक है बीजेपी थोड़ा खुश हो सकती है, लेकिन अगर डेटा विज्ञापन को लेकर ही जारी किया जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी सरकार ने गंगा सफाई के ऐड पर 4 साल में 36 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2020 की रिपोर्ट है। क्या बोलेंगे अब इस पर? भाई विज्ञापन वाली सरकार तो सारी है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। इस पे भी बोलूंगा गंगा की सफाई का और यमुना की सफाई का हो, किसी भी नदी का जल के प्रदूषण को रोकने का काम कहा है। फिर वही आ जाती ना, अगर इंडस्ट्री का पानी वहां जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है और इंडस्ट्री पर एक्शन लेने की बात आती है तो इंडस्ट्रियल स्वर्ग और बजरंग दास गर्ग जी। भाई भारत भूषण जी, आप एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन लीजिए ना। आपको मना कौन कर रहा है? आप एक्शन लीजिए। कह तो रहा हूं, हम एक्शन लेते हैं, कौन कहता नहीं लेते? चालान करते हैं, पेनल्टी देनी पड़ती है, हम तो चार्ज करते हैं, कौन कह रहा नहीं कर रहे? हम एक्शन। फिर गंगा आज भी प्रदूषित क्यों है? फिर जैसे हम मानो उदाहरण लेता हूँ किसान का, जब किसानों पर एफआईआर हुई पराली जलाने की, बजरंग दास जी मैं आपके पास आता हूं। क्या बजरंग दास जी क्या कह रहे थे? एक किसानों को दंड करने का काम, उनकी एफआईआर, उनकी पराली। सवाल आपने कितनी पराली उठाई थी आपने? भारत भूषण जी ने एक सवाल किया है। बजरंग जी मैं आपके पास आता हूं। बजरंग जी मैं आपके पास आता हूं। एक एक भारत भूषण जी ने करके बता दीजिए एक साल में अपनी पराली खरीदी हो। ठीक है भारत, ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है। बजरंग जी मैं आपके पास लौटूंगा। सुखवंत जी,
सुखवंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रकृति और विकास में हम संतुलन नहीं कर पा रहे, ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है आज के समय को देखते हुए। यस भाई, सबसे बड़ा सवाल ही है आज के दिन तो, कि जो जिस सो कॉल्ड विकास की हम बात करते हैं, वो प्रकृति के साथ जब जो सामंजस्य अगर नहीं बैठेगा उसका, तो वो किस प्रकार से विनाश बन जाएगा, ये आज के दिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखो, जो जवाल साहब हैं या हम सब को मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आपको कहता हूं कि हम बहुत सकारात्मक और गंभीरता के साथ इस विषय में सरकार के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हैं। अब सरकार कोई कदम उठाए तो, क्योंकि ये विषय हम सब के लिए तो जरूरी है ही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये इस प्रकार का विषय है कि ये प्रकृति का जो दोहन चला हुआ है। और मुझे ये कहने में, यस भाई, कोई गुरेज नहीं है कि इस 2014 के बाद केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन लोगों ने विकास के नाम पर प्रकृति का जितना दोहन किया है, आप देखेंगे पहाड़ों को बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया। और जो सड़कें बनाई जा रही है उसमें कोई भी नॉर्म्स पूरे नहीं है कि उसमें ये देखें कि पर्यावरण के विषय के ऊपर जो सड़क बनाने वाले लोग हैं उनको ताकीद किया जाए कि आप कम से कम पर्यावरण ये तो देखें कि आपके यहां से जो प्रदूषण होता है उसको मिनिमाइज करें। और सिर्फ ये लोग इस बात के ऊपर कि अपनी बैठ के इन्होंने करनी मीटिंग्स बुला ली और दूसरी चीजें बुला ली। देखो, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि 2014 के बाद जब से सरकारें आई हैं, क्योंकि बीजेपी कॉर्पोरेट को फेवर करने वाली पार्टी है, तो इन लोगों ने कॉर्पोरेट ही दोहन करता है प्रकृति का, और वो दोहन जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो प्रदूषण के रूप में आता है वो। और इस चीज के ऊपर इन लोगों ने चेक लगाने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं, क्योंकि एक तरह से प्रकृति की लूट इन लोगों ने, इनकी सरकारों ने आकर के बढ़ाई है। जवाल साहब कुछ भी कहें, कितना इफेंट बट कहें, लेकिन वो एक भी इतनी लंबी डिबेट में उनको सुन रहा हूं शुरुआत से, आपने बहुत सवाल पूछे, लेकिन एक भी ऐसा कोई गंभीरता पूर्वक उठाया गया कदम सरकार का नहीं बता पा रहे जिससे पर्यावरण के विषय को सोल्व किया जा सके और इस जहरीली हवा को जो हम सब के फेफड़ों में जा रही है इस प्रदूषण के माध्यम से, उसको रोका जा सके। यस भाई, ठीक है। बजरंग दास जी कुछ कहना चाह रहे थे। बजरंग जी, अपनी बात रखिए। खुराना जी, मेरे साथी कह रहे थे हमने कदम उठाए, इस सरकार ने कदम बड़े अच्छे अच्छे उठाए हैं। इस सरकार ने तो बिना लीज दिए हुए पहाड़ों को तुड़वा दिया और 50-50 फुट नीचे खाइयां खुदाकर रेत निकालकर लाखों ट्रालियां, लाखों ट्रक नंबर 2 के अंदर रेत खनन का घोटाला करने का काम इस सरकार के अंदर हुआ। प्रदूषण क्यों नहीं बढ़ेगा? ये कहते हैं हम किसी व्यापारी को कुछ कहें या किसी उद्योगपति कहें, बजरंग दास जैसे साथी खड़े हो जाते हैं। अरे मैं तो उस समय खड़ा होता हूं जब ये प्रदूषण के नाम पर, बिजली के नाम पर, ये फूड सप्लाई विभाग के नाम पर, ये तहसील के नाम पर ये उद्योगपतियों को, व्यापारियों को तंग करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसे ऐंठते हैं। जब हम जाकर खड़े होते हैं, भाई ऐसा ना करो, ये व्यापारी भी आप सरकार का हिस्सा है, व्यापारी देश का नागरिक है, उद्योगपति देश का नागरिक है। आप देखिए, उद्योग ना होते तो आप रोजगार कहां से लाते? एक तरफ सरकार कहती है हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ आप उद्योगपति खिलाफ बोल रहे हैं, उद्योग बंद करने की बात कर रहे हो। जब आप उद्योग ही बंद कर दोगे, युवाओं को रोजगार कहां से दोगे? ये पूछना चाहता हूं। कोरोना महामारी के कारण पहले ही कितने उद्योग हरियाणा में बंद हो चुके, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, सरकार उनको तो आज तक रोजगार नहीं दे पाई है। और प्रदूषण के नाम के ऊपर आप उद्योग बंद करने की बात, भारत भूषण जी यही तो कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? राजनीति करेंगे, ये देखिए इंडस्ट्रीज के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए युवा बेरोजगार, ये लोग करते हैं, ये लोग। मैं बताना चाहता हूं खुराना जी, मैं सत्य के साथ हूं और सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं तो मैं कोई जो बात है वही कहूंगा। जो हकीकत प्रदेश के अंदर लोग हकीकत बात होगी वो कहेंगे, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, हर एक की बात उठाना हमारी जिम्मेवारी है। हर एक की समस्या जनता के सामने। बजरंग दास जी, आपके 30 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में क्या किया ये भी बता दीजिए। जिन जिलों का नाम मैं लगातार प्रदेश के ले रहा हूं शुरुआत से लेकर,
आपके विधायकों ने क्या किया है सरकार के साथ मिलकर? मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आपके विधायकों ने सरकार के साथ मिलकर क्या किया? मैं बताना चाहता हूं, सरकार के साथ मिलकर तो हमने सहयोग किया। कोरोना महामारी ले लो, कोरोना महामारी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन सरकार के साथ किया और सरकार का हर प्रकार का सहयोग हमने कोरोना महामारी के अंदर किया। चाहे हमने आर्थिक मदद की बात थी, चाहे प्रदेश के अंदर हॉस्पिटलों में लगा लो, मास्क बांटने का, सैनिटाइज, खाने बांटना, हर काम सरकार के साथ मिलकर किया। कोई भी एक दिन भी बता दो हमने कोई सरकार की आलोचना की हो। अच्छे काम के लिए हमेशा हम सरकार के साथ जी। भारत भूषण जी जवाब दीजिए। बजरंग दास जी, आपसे यश जी ने प्रश्न किया कि आपके विधायकों ने क्या किया। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आप 10 साल सरकार में रहे थे। देखिए, वैसे यश जी मैं मानता हूं कि हम गलत दिशा में बहस कर रहे हैं। मैं बजरंग दास जी पे आरोप लगाऊं या मुझसे लगाएं वो, मैंने कभी नहीं कहा कि उद्योगों को बंद करने से हमारी समस्या का समाधान होगा। उद्योग जो है हमारे रोजगार का, हमारे विकास का, हमारे रोजी रोटी का साधन है, स्वाभाविक बात है। किसान के पास पराली होगी, उसको अन्न पैदा करना है तो कृषि के अवशेष रहेंगे। जरूरत तो है इनको साथ साथ लेकर के चलने के लिए। विकास भी होगा, खनन भी होगा। भाई मैनेजमेंट अच्छा करना है, हमें मैनेजमेंट अच्छा करना है और उसमें सहभागिता हम सबकी है, चाहे वो उद्योगपति हो, इंडस्ट्री वाला है, उसका भी चाहिए। मैं एक आम आदमी हूँ, गाड़ी चलाने वाला, मेरा भी चाहिए। वो किसान है, वो पराली ना जलाए, उसका भी सहयोग चाहिए। हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए। मैंने सिर्फ इतनी बात की थी ना, मैंने उद्योगों को बंद करने की बात की। आज स्कूल बंद करने की बात आ रही हो तो मजबूरी है कि इतना लेवल प्रदूषण हो गया कि बच्चे शायद अपने घरों में रहे तो बजाय वो बाजार में आकर के, इतना शहर में आकर के जो प्रदूषण है डायरेक्ट इनहेल करेंगे तो शायद नुकसान होने वाला है। ये तो एक टेम्परेरी मेजर है उसको रोकने का या प्रयास करने का। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सार्थक चर्चा में जाए तो निश्चित रूप से हम सबको जो बड़े कदम है जिससे व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ नुकसान दिखता है, हेल्थ के मुकाबले वेल्थ का नुकसान दिखता है, उसको हमें झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बजरंग जी एक एक करके बात रखिए। मैं शुरुआत से ये बात कह रहा हूँ कि ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है, गंभीर विषय है। एक एक करके बात रखेंगे तो दर्शक भी आपको संजीदगी से सुन पाएंगे। संजीदगी से आप बात मैं कर रहा हूँ, सुन लीजिए ना। उसमें आप भी उतने जिम्मेदार है, मैं भी उतना जिम्मेदार हूँ। आपकी सरकारें पुरानी, हमारी आज की सरकारें सब इसमें जिम्मेदार है कि हम एक वातावरण में संतुलन बना करके विकास में उससे अगर नहीं चल पाए हैं या अगर आज करने का प्रयास करते हैं तो किसी एक सेक्टर को नुकसान दिखता है। वो ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है, तैयार रहना पड़ेगा। बड़े कदमों के लिए हमें स्वीकार्यता करनी पड़ेगी कि हमें अगर कुछ त्यागना पड़ता है तो आने वाले भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ चीजें हमें मान लेनी चाहिए। तो अगर सीएनजी की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से बढ़ेंगे तो वो महंगे भी होंगे, खर्चीले भी होंगे, अफोर्ड नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। बड़े विश्व ने बड़े बड़े कदम उठाए, लोगों ने स्वीकार किया। तो मैं एक व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा, एक सरकार को दोष नहीं दे रहा, एक सेक्टर विशेष को दोष नहीं दे रहा। संतुलन बना करके काम। ठीक है बजरंग दास जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद सुखवंत जी के पास चलेंगे। की बात बताना चाहता हूं, सरकार को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए। जहां जनता का सहयोग है और विपक्ष का, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कांग्रेस का हर अच्छे काम में सरकार का सहयोग रहा है, आगे भी सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां जनता का सवाल है, जनता क्यों नहीं सहयोग करेगी? जनता सहयोग कर ही रही है, जब तो सरकार खजाना लबालब धन से भर रहा है, हर प्रकार का टैक्स सरकार को दे ही रही है और उसके बावजूद भी छोटे मोटे काम है, सफाई व्यवस्था है या खनन का मामला है, आज उन्होंने जवाब नहीं दिया। खनन के जो बिना मतलब लीज के ऊपर लीज नहीं है और खनन घोटाला हो रहा है। नहीं, आप सुनो, मेरी बात सुनो भारत भूषण जी, इस जिम्मेदारी से भागने की जरूरत नहीं है। ये सारी दुनिया को पता है, ये सारी दुनिया देख रही है। कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी ना भागे। सरकार के चेहते खुलेआम खनन माफिया काम करते हैं, खनन माफिया में मिलकर अरबों रुपए कमा रहे हैं, जिसका कोर्टों में केस चल रहे हैं, दुनिया भर के केस चल रहे हैं, हजारों गाड़ियां पकड़ी गई है। आपने उसकी तरफ कदम उठाते नहीं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण क्यों फैल रहा है? जब आपने पहाड़ लीज पे दिया, पहाड़ पे लीज तो दिया आपने छोटा और लोग तोड़ रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा, तो वो प्रदूषण फैलेगा ऑटोमेटिक।
आपने उन पर रोक लगाने की जरूरत है। अब हम आपके साथ है, सरकार के साथ करने से ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, मुझे सुखवंत जी के पास भी आना है। सुखवंत जी, इस देश में बहुत ही हैरानी वाली बात यहां पर यह है, या फिर इसे विडंबनाजनक बात कहें, कि पर्यावरण संरक्षा के लिए देश में 200 से ज्यादा कानून है। पर्यावरण संरक्षा के लिए देश में 200 से ज्यादा कानून है, लेकिन भारत फिर भी पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। ना सरकारों ने समझा, ना लोगों ने। यस भाई, कानून केवल बनाने से काम नहीं चलता, कानूनों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और सरकार का संविधान में काम यही है कि वो एग्जीक्यूशन करती है कानूनों का। और सरकार किसी भी कानून, अच्छे कानून को एग्जीक्यूट बुरे तरीके से करके बुरा बना सकती है, और बुरे कानून को भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके अच्छा बना सकती है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकारों ने पर्यावरण जैसे गंभीर विषय को बिल्कुल भी उस पर नहीं लिया, सीरियस तरीके से नहीं लिया। और विशेषकर इस सरकार ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं गर्ग साहब से सहमत हूं कि पहाड़ के पहाड़ उठा दिए गए और अनऑथराइज रूप से माइनिंग चल रही है। मैं तो यहां सरकी दादरी में बैठा हूं और देखता हूं कि किस प्रकार से माइनिंग ने इस पूरे इलाके का बुरा हाल कर दिया। और यही लोग जब ये ट्रकों में भर भर के विकास के नाम पर जब दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो आप देखिए, आप पत्रकार हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, आप किसी एक दिन इस बात के ऊपर रखिए और दादरी से लेकर के आप दिल्ली तक किसी ट्रक का पीछा करके देखिए कि पर्यावरण की जो नियम है उनकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यस भाई, इन धज्जियों को कौन रोके? एग्जीक्यूशन सरकार रोके। और एक भी इस तरीके से आप देखेंगे कि खुलेआम जो अफसरशाही है, वो ये पैसे बढ़ाती है, वो इनको कैसे धज्जियां उड़ाती है। अब एनजीटी ने कह दिया कि माइनिंग रोकनी पड़ेगी आपको एक दो महीने, क्योंकि अब नवंबर में, किसी साथी ने कहा था कि नवंबर में इसलिए क्योंकि जैसे टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो पानी के कणों को रोक करके और वो ज्यादा फॉग के रूप में सामने आते हैं, तो पर्यावरण ज्यादा भयावह रूप में इस मौसम में होता है। तो आप देखेंगे कि एनजीटी के आप आदेश देते रहो, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश देता रहे, दूसरे कोर्ट आदेश देते रहे, उसको एग्जीक्यूशन तो आखिरकार सरकार ने लागू करना है। लेकिन इतनी बॉडीज हैं, और वो एक बहुत बुरा तरीका है। इतने कानून हैं, इतनी बॉडीज हैं, इतने कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल का ये चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को फटकारना पड़ता है। हाँ भैया, राज्य सरकार ने काम क्यों नहीं किया? राज्य सरकार क्या कर रही है? मतलब सुप्रीम कोर्ट बताता है आगे आकर। यस भाई, 10 सेकंड और दे मेरे को जी। देखो यस भाई, इसमें सबसे बड़ी बात यह, जुवाल साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो अपने जो 3-4 एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, बल्कि पूरे हरियाणा का जो पॉल्यूशन का प्रभाव है वो दिल्ली पर पड़ता है। तो जुवाल साहब यहाँ पे अपने अफसरों को अपने ऊपर से सरकार अगर एग्जीक्यूट ढंग से करे और देखे एक चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा असर भी अगर होगा तो बहुत बड़ा मेटीरियल चेंज हो जाएगा। और उस बात के ऊपर हम सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और राजनीतिक दल, क्योंकि बड़ा सीरियस विषय है, इस विषय के ऊपर हम कम से कम राजनीति नहीं करना चाहते और कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। और सरकार से निवेदन है, जुवाल साहब से निवेदन है कि वो सरकार को ऊपर जाकर के इस बात की बात बताएं और सिर्फ वो लोग राजनीति करके ये ना कहें कि जो उन्होंने ये कर दिया, कांग्रेस ये करती थी, या नेहरू ने नहीं करने दिया, या हम ऐसे कर रहे हैं। भारत भूषण जी, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है सुखवंत जी, ठीक है। प्रोफेसर साहब, इस देश के अंदर इतनी बॉडीज हैं और ये बॉडीज जब समस्या सामने आती है तब चर्चा करती है, जब समस्या सामने आती है तब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है, सरकारों को बताना पड़ता है, सवाल पूछना पड़ता है कि आप बताइए कि आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, आप संवैधानिक अधिकारों को क्यों कुचलने का काम कर रहे हैं, आप सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में 200 से ज्यादा पर्यावरण संरक्षा के कानून है, लेकिन न सरकारों ने समझा है न लोगों ने समझा है। किस तरीके से हम बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं? हमारे इंडिया में तो संस्थाएं है ही हैं, उसके अलावा WHO और यूनिसेफ वो भी टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी करता है। उन्होंने कुछ टाइम पहले ही उन्होंने भारत के लिए गाइडलाइन जारी की है, भाई यहाँ का जो प्रदूषण है इट इज वेरी डेंजरस, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो मरीज हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। जब वो गाइडलाइन जारी करता है WHO जो वर्ल्ड की संस्था है, तो उसका जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, स्टेट से कोऑर्डिनेशन करना होता है, परंतु ये लगता है ये सारी की सारी जो बॉडीज हैं वो काम ही नहीं करती, अपना दायित्व तो निभाती ही नहीं है। वही आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है, अगर आपने गवर्नमेंट नहीं चलानी, अगर मुझे ही इंटरफियर करना है इन छोटे से मामलों में, तो ठीक है, गवर्नमेंट हम ही चला लेते हैं।
तो गवर्नमेंट अपना दायित्व तो नहीं निभा पाती। अभी मैं ज्वाल जी से मैं बता रहा था, सहभागिता जो है ना, जन आंदोलन होता है, कैसे बनता है? सरकार करवाती है। आप स्कूलों में सेमिनार करवाइए, वहां पे संगोष्ठी करवाइए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं बीइंग ए प्रोफेसर, मैं भी हरियाणा के 25 कॉलेजों में मैंने प्रोफेसरशिप किया, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज, नेशनल कॉलेज सिरसा है, नरवाना है, रोहतक है, गुड़गांव है, या हर जगह। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पर एक एनवायरमेंट स्टडी का पेपर होता है। इट इज कंपल्सरी। जब तक आप वो पास नहीं करते, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दी जाएगी। बट कोई टीचर वहां पे पढ़ाता ही नहीं है किसी भी कॉलेज में। इट इज ए चैलेंज। कोई सिर्फ एक फॉर्मल एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, प्रैक्टिकल वो बाहर से ले आते हैं, बनी बनाई है, 2 दिन मतलब वो टीचर को क्लास लेनी होती है ग्रुप बनाकर, कोई लेता ही नहीं है। तो कैसे होगा जन आंदोलन? जन आंदोलन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इन चीजों के लिए नहीं बैठा। सुप्रीम कोर्ट के पास और बहुत काम है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अब इंटरफियर किया, तो तभी ये सभी जो गवर्नमेंट्स हैं अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो अधिकारी हैं, वो डेली मीटिंग बुला रहे हैं। आज भी मीटिंग हुई थी वहां पे, इंडिया में भी सेंट्रल बॉडी की भी मीटिंग हुई, वहां पे जो मैनेजमेंट जो है, वहां की जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसी तरह से हमारे हरियाणा ने भी की। कल केजरीवाल जी तो आज मेरे ख्याल 2 दिन से दौरे पे चले गए, सिसोदिया जी भी चले गए। अब पीछे देखते हैं कौन जनता को बचाएगा, और पीछे कौन वो वहां पर्यावरण मंत्री बचे हुए हैं। और वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी देख रहा था, वो भी अब कह रहे हैं जी रेड लाइट पे आप वो बंद कर दो अपनी जो है आपकी जो गाड़ी है वहां पे। अब देखते हैं वो कितनी इंप्लीमेंट होती है। अब ऑड इवन उन्होंने पूरा अपनाया, पैसा खर्च किया, दब के पैसा खर्च किया, उसका क्या रिजल्ट निकला? जब तक आप जमीनी लेवल, ये प्रदूषण समस्या एक दिन की थोड़ा है, ये तो हमेशा की प्रॉब्लम है, कभी कम कभी ज्यादा। ये ठीक है, आज का मौसम है, मौसम में चाहे वो दिवाली है, चाहे वो पराली का सीजन है, इंडस्ट्रीज पे आप कंट्रोल करो। लेकिन हमें पहले से मैनेजमेंट करना चाहिए ना। अगर पहले से ये सारी बॉडीज अगर आगे आकर पहले से ही बैठकें करें, इन जो कारण है इनके बारे में चर्चा करें कि किस तरीके से हम क्या उपाय करके इससे निपट सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर में, अक्टूबर में ये स्थिति न बने। लगातार चर्चाएं हो, बैठकें हो, तो इसका समाधान निकाला जा सकता है। एग्जीक्यूट सही तरीके से हो, इसका समाधान निकाला जा सकता है। भारत भूषण जी कुछ कह रहे थे। भारत भूषण, छोटा सा। यश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी मेरी बात को आदरणीय सुभाष जी ने बड़ी अच्छी तरीके से स्थापित कर दिया कि मैं कह रहा था इसमें जन सहभागिता जी। इन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि प्रोफेसर जो थे, जिनके लिए ये एनवायरमेंटल वाला विषय था, उस पर कंपल्सरी भी था वो सब्जेक्ट पास करना, पढ़ाते नहीं। तो क्या एक सरकार डंडा लेके किसी प्रोफेसर के सिर पे खड़ा हो सकती है कि इस विषय को पढ़ाइए और इसको जन आंदोलन ना बना करके, चाहे ना बना पाए, लेकिन कम से कम एजुकेट तो सही तरीके से करें? इसका मतलब ये है कि हम सबको मानना पड़ेगा कि जहां पे हमारी जिम्मेवारी शुरू होती है वहीं पर हम भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था, मैं सुखवंत जी की बात का भी समर्थन करता हूँ कि भाई राजनीतिक दायरे से अलग सोच इससे लानी पड़ेगी। सरकारें कोई भी रही हैं, अगर पहले से शुरू से ही इस प्रकार का संतुलन बना के चलना हो तो शायद इतनी विकराल और विकट समस्या ना। ठीक है, ठीक। आज के समय में प्रयास कितने भी सरकार करे, थोड़े पड़ रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया था। ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है, लेकिन यही जरूरी है कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और सरकारें संजीदगी से काम लें। सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए। तो प्रदूषण पर लगातार रार जारी है, जिम्मेदार कौन है ये आप खुद तय कर सकते हैं, अपना आकलन लगाते हुए, मूल्यांकन लगाते हुए। लेकिन यहां पर देखिए कि राजनीति का खेल किस तरीके से चल रहा है। दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार कहती है दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, और इसी तरीके से हर राज्य सरकारों के बीच रार चल रही है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि ये जो मुद्दा लंबे समय से बना हुआ है, ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। और हर साल की तरह देखने को यह मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आता है, कहता है, सवाल पूछता है, फटकारता है, लताड़ता है, लेकिन समस्या आज भी वही बनी हुई है। देखना होगा किस तरीके से जो राज्य सरकारें फिलहाल गंभीर दिखाई दे रही है, फिलहाल का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, फिलहाल जो राज्य सरकारें गंभीर दिखाई दे रही है उस पर कितना इंप्लीमेंट होता है, जमीन पर कितना काम किया जाता है, क्योंकि समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।